नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो हमारा 6वां मॉड्यूल था, है ना, सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग का। उसमें हम लोग सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सोल्डर क्या होता है ना। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन क्या होता है ना, उसको कैसे जांचना होता है, वो सब हमने देख लिया है। आगे जो भी टॉपिक बचा है उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, है ना। तो अपना जो अगला टॉपिक होगा इसमें, वो होता है हमारा सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन की तैयारी, है ना। सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन की तैयारी। उसमें क्या है, हमारा जोड़ को गर्म करना और सोल्डर जोड़ना, है ना, उस प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोला कि सोल्डरिंग के लिए एक जोड़ में सोल्डर गर्म करने और लगाने के लिए युक्तियां क्या है हमारी नीचे दी गई हैं कि कैसे हमको उसको सोल्डर को गर्म करना है, कैसे उसको लगाना है। तो इसमें पहला बोल रहा है कि जोड़ के लिए आवश्यक अतिरिक्त फ्लक्स एक ही स्थान पर लागू ना करें, है ना। तो मान लीजिए कि जोड़ के लिए जो भी आवश्यक होता है, हमारा फ्लश मटेरियल जितना भी आवश्यक होता है उसको एक ही स्थान पर नहीं लगाना है, थोड़ा उसको फैलाकर लगाना है। जोड़ के चारों ओर थोड़ी मात्रा में फ्लश लगाएं। जो जोड़ है हमारा जहां पर ज्वाइन करना है उसके चारों ओर क्या करना है, हमको फ्लश लगाना है। आगे है सोल्डरिंग के लिए फ्लश के क्षेत्र को बाहर प्रवाहित ना होने दें, है ना। तो जो सोल्डरिंग के लिए जो हमारा क्षेत्र है उससे क्या है, फ्लश को बाहर नहीं जाने देना है ना। आगे क्या है, दूसरा हमारा बोल रहा है कि आयरन टिप को कनेक्शन पर इस तरह रखें कि टिप को जुड़ने हिस्सों के साथ अधिकतम संपर्क करे, है ना। तो जो हमारा आयरन टिप है उसको क्या है, कनेक्शन पर इस तरह से रखना है कि हमारा जो जुड़ने वाला हिस्सा है वो क्या हो, टिप के संपर्क में अधिक से अधिक समय तक रहे। यानी जहां पर मान लीजिए यहाँ पर जोड़ना है तो जो हमारा टिप है वो अधिक से अधिक समय तक क्या है, यहाँ पर जोड़ के पास में क्या होना चाहिए, उसका संपर्क होना चाहिए। आगे हमारा तीसरा बोल रहा है कि सोल्डर को धीरे धीरे ज्वाइंट में फीड करें। सोल्डरिंग टिप के करीब से शुरू करें और ज्वाइंट के किनारे की ओर बढ़े, है ना। हाँ, तो बोल रहा है कि जो भी हमारा सोल्डर है ना, जो हमारा सोल्डर आयरन होता है या सोल्डर रॉड होती है उसको क्या करना है, ज्वाइंट में क्या करना है, धीरे धीरे फीड करना है और हमारा जो सोल्डरिंग टिप है उसके करीब से शुरू करना है और जो हमारा ज्वाइंट है उसके किनारे की तरफ क्या करना है, बढ़ना है, ताकि हमारा सोल्डर क्या हो, अच्छे से पिघल जाए और उसमें क्या है, जोड़ में लग जाए। अगला क्या है हमारा, अगला बोल रहा है कि जोड़ यानी चौथा जो युक्ति है हमारी, बोल रही है कि जोड़ को तब तक लगाना जारी रखें जब तक जोड़ पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए और जोड़ अवतल फिलेट जैसा ना प्रदर्शित होने लगे, है ना। तो बोल रहा है कि जोड़ को तब तक लगाना हमको जारी रखना है कि जब तक जोड़ पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, है ना। जोड़ क्या हो, पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए और जोड़ पर क्या है, अवतल फिलेट जैसा संरचना ना बन जाए, ठीक है। तो ये संरचना क्या है हमारी, अवतल फिलेट जैसी क्या है, संरचना है। जैसे हम मान लीजिए पानी की एक बूंद को हथेली पर रखते हैं तो क्या है, एक अवतल जैसी संरचना बन जाती है। उसी जैसी संरचना को क्या करना है हमको, यहाँ पर रखना है तब तक जब तक अवतल जैसी संरचना ना बन जाए। इस तरह का उभार अगर आ जाता है सोल्डरिंग में तो समझ जाते हैं हाँ कि सोल्डरिंग अच्छे से पूरी हो गई है। तो इस तरह से हमको क्या कर लेना है, सोल्डरिंग को धीरे धीरे क्या करना है, उसको सोल्डर कर लेना है। हाँ, आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि हमारा जो पांचवा युक्ति है, बोल रहा है कि पर्याप्त सोल्डर लगाने और सोल्डर हटाने के बाद सोल्डर आयरन की नोक को एक पल के लिए जोड़ पर रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जोड़ पर सभी प्रवाह सोल्डरिंग के तापमान तक पहुंच गया है ना। पर्याप्त सोल्डर जब हमने लगा दिया तो सोल्डर को हटाने के बाद, यानी जो सोल्डर आयरन है हमारा रॉड है उसको हटाने के बाद आयरन की नोक को एक पल के लिए जोड़ पर रखें। यानी जो हमारी आयरन की नोक है वो क्या करना है, इस जोड़ पर रखना है ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि जोड़ पर जो सभी प्रवाह है यानी सोल्डरिंग के लिए तापमान क्या है, एकदम पर्याप्त रूप से क्या हुआ है, पहुंच गया है जोड़ पर, है ना। जो भी टेम्परेचर है एकदम से क्या हो, वो पूरा सा सेट हो जाए, हमारा पूरा जोड़ क्या हो जाए, सेट हो जाए। आगे है, यह जोड़ के भीतर अधिकांश एसिड को विफल कर देगा, अन्यथा कुछ समय की अवधि के बाद जोड़ को खराब कर देगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो भी हमारा ज्वाइंट है उस पर हमको क्या करना है कि अपना जो भी सोल्डर आयरन है रॉड है उसकी टिप को क्या करना है, हमको वहां पर रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि क्या हो, वो गर्मी जो है सोल्डर का जो गर्मी है वो अंदर जो भी हमारा फ्लश पड़ा हुआ उसको सुखा दे या उसको नष्ट कर दे। नहीं तो अगर सोल्डर हमारा जो सोल्डर क्या फ्लश जो हमारा अंदर पड़ा हुआ है ना, अगर वो पड़ा रह गया तो जोड़ को क्या कर सकता है, वो खराब भी कर सकता है। आगे बोल रहा है कि एक अच्छा सोल्डर ज्वाइंट बनाने में लगने वाला समय सोल्डर आयरन को लगाने से 3 से 7 सेकंड के बीच में होता है ना। तो अगर क्या करना है हमको अच्छा सोल्डर ज्वाइंट बनाना है तो उसके लिए क्या है, सोल्डर आयरन जब से हम सटाते हैं तब से
लेकर 3 से 7 सेकंड के बीच में क्या होता है, हमारा एक अच्छा जोड़ बनकर तैयार हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने में, है ना। मान लीजिए इसमें कुछ कंपोनेंट लगा रहे हैं या कुछ हम आईसी वगैरह लगा रहे हैं तो, है ना। यानी 3 से 7 सेकंड का समय लगता है, जोड़ हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बोल रहा है कि हमारा अब जोड़ को हमने बना दिया है, अब जोड़ को हमको ठंडा करने का प्रोसेस भी खोजना होगा कि जोड़ को कैसे ठंडा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं, है ना, कुछ बातें बताई गई हैं कि जो जोड़ को क्या करती है, हमारी ठंडा करती हैं। पहला क्या है, जोड़ को बिना सहायता से ठंडा होने दें, है ना। तो जो भी हमने अभी क्या है, जो भी हमने सोल्डर आयरन की मदद से सोल्डर को क्या किया, उसमें सोल्डरिंग की है, उसको क्या करना है, हमको बिना किसी सहायता के उसको ठंडा होने देना है ना। आगे बोल रहा है कि जोड़ को ठंडा करने के लिए अपने मुंह या किसी अन्य स्रोत से वायु की फूंक ना मारे, है ना। तो जोड़ को ठंडा करने के लिए क्या करना है, हमको अपने मुंह से या किसी अन्य वायु के स्रोत से यानी फैन से क्या करना है, उस जोड़ पर क्या करना है, हवा नहीं मारना है। आगे बोल रहा है कि बलपूर्वक शीतलन जोड़ को पहले की तुलना में बहुत पतले ठंडा करता है, बहुत पहले ठंडा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक शुष्क या भंगुर जोड़ होता है, जो जोड़ के यांत्रिक और विद्युत दोषों को जन्म देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या किया है कि हमने उस जोड़ को बलपूर्वक ठंडा कर दिया है तो क्या होगा, वो जोड़ हमारा मैकेनिकल रूप से और विद्युत रूप से क्या होता है, कमजोर हो जाता है और झटका लगने पर टूट भी सकता है ना। तो इसलिए क्या करना है कि जब भी आपने सोल्डर को क्या किया है, सोल्डरिंग की है, किसी भी कंपोनेंट को जोड़ा है, तो उसको ना तो फूंक मार के सुखाना है, ना तो हवा दे के सुखाना है, उसको नॉर्मल तरीके से क्या होने देना है, ठंडा होने देना है, अपने आप वो ठंडा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो उसका विद्युत दोष आ जाएगा उसमें और यांत्रिक दोष भी आ जाता है। आगे है, ठंडा होने पर जोड़ के किसी भी हिस्से को ना हिलाएं, है ना। यानी मान लीजिए कि जैसे ही कि जोड़ हमारा ठंडा हो गया तो उसे किसी भी हिस्से को नहीं हिलाना, थोड़ा देर रुक जाना है। आगे है, ये होने वाले रासायनिक बंधन को अब अस्त व्यस्त करता है। मान लीजिए आपने क्या है, उसमें आपने जोड़ ठंडा हो गया, उसको आप हिला रहे हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर देर तक क्या चलता रहता है, उसमें केमिकल बंद चलता रहता है, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं जो क्या करते हैं, जोड़ को और मजबूत बनाते हैं। अगर उसको हम हिलाएंगे तुरंत ही तो क्या होगा, वो हमारा उसका केमिकल बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। आगे ठंडा होने के दौरान जोड़ को हिलाने से जोड़ शुष्क हो जाता है। अगर जोड़ हमारा ठंडा हो रहा है, अगर उस दौरान हम उसको हिला रहे हैं तो क्या होता है, जोड़ हमारा शुष्क हो जाता है। ये हमारे क्या है, जोड़ को ठंडा करने के कुछ टिप्स दिए गए हैं, है ना, उसको हमको ध्यान में रखना है। आगे हमारा जोड़ को हमने बना लिया, जोड़ को हमने ठंडा कर लिया, अब जोड़ को क्या करना है, हमको साफ सफाई भी करना है। मान लीजिए कुछ उसमें ज्यादा चीजें बच जाती हैं, ज्यादा सोल्डर लग गया तो उसको क्या करना है, हमको साफ सफाई भी करना है। तो जोड़ को सफाई कैसे करना है उसको देखते हैं। जब एक सोल्डर जोड़ बनाया जाता है तो एक अच्छा जोड़ बनाने के लिए लागू फ्लक्स की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, है ना। बोला कि जब एक सोल्डर जोड़ बनाया जाता है तो एक अच्छा जोड़ बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा फ्लक्स की मात्रा है वो पर्याप्त रूप से क्या होनी चाहिए, हमारी जिस चीज में हम जोड़ रहे हैं उस पर लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन अक्सर जोड़ पर एक भूरे रंग की मोमी पदार्थ बचा रहता है ना। तो क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि जोड़ पर क्या होता है, हमारा एक भूरे रंग का मोम जैसा पदार्थ क्या होता है, बच जाता है। यह प्रवाह अवशेष के अलावा और कुछ नहीं है ना। ये क्या है, एक अवशेष है, ये बचा हुआ वेस्ट है जो फ्लक्स वाला भाग, फ्लक्स का ही भाग होता है। आगे है, अपनी मूल अवस्था में यह अवशेष क्या होता है, संक्षारक होता है। अतः सोल्डरिंग को पूर्ण समझने से पहले फ्लक्स अवशेष या अतिरिक्त फ्लक्स को जोड़ से हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो सोल्डरिंग हमारी तब पूर्ण मानी जाती है जब हमारा जो भी ज्वाइंट है वो क्या हो, पूर्ण रूप से साफ हो, है ना। और उसके ऊपर या उसके आसपास कुछ अगर फ्लक्स हमारा बचा हुआ है तो उस फ्लक्स को क्या करना है, हमको जोड़ से हटा देना है, तभी हमारा जोड़ क्या होता है, पूर्ण माना जाता है। यदि फ्लक्स अवशेष या अतिरिक्त फ्लक्स को ठीक से नहीं हटाया जाता है तो फ्लक्स की उनकी संक्षारक प्रकृति धीरे धीरे घटक, लीड और परिपथ बोर्ड को नष्ट कर देगी, है ना। तो हाँ, तो अगर हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो भी हमारा फ्लक्स है, जो भी हमारा अतिरिक्त फ्लक्स है, अगर उसको हम क्या करते हैं, नहीं हटाते हैं जोड़ से, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करे, क्षारक क्या अम्लीय होता है और उसके जो हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसको धीरे धीरे क्या कर सकता है, वो खराब कर सकता है। आगे है, फ्लक्स अवशेष भी चिपचिपा होता है और यदि इसे हटाया नहीं जाता है तो यह धूल और मलबे को इकट्ठा कर लेगा जो अक्सर परिपथ विफलता का कारण बनता है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, हमारा पेस्ट जैसा होता है, चिपचिपा सा होता है ना। अगर उसको हम जोड़ से नहीं सफाई करेंगे तो मान लीजिए डस्ट उड़ता है, कुछ गिरता है तो क्या करेगा, अपने आप में उसको समेट लेगा और इससे क्या होगा, हमारा जो परिपथ होता है वो ब्रेक भी होने लगता है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, अपने जोड़ की सफाई कर लेना है। अब क्या है, जोड़ की सफाई के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं वो इसमें दिया गया है ना। जोड़ को कैसे साफ करना है,
जोड़ को हम लोग पानी से साफ कर सकते हैं, IPA विलायक होता है उसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो साफ कैसे करना है, अनुप्रयोग की सही विधि या तो स्प्रे होना चाहिए, तरल होना चाहिए, निर्धारित कर लें, है ना। सही विधि क्या है हमारा, तरल या स्प्रे होना चाहिए। आगे है सॉल्वेंट को शोल्डर वाले जोड़ पर लगाएं, है ना। जो भी हमारा सॉल्वेंट है, जो भी मटेरियल है साफ करने वाला, उसको क्या करना है, जोड़ पर लगाना है। फिर एक साफ एसिड ब्रश या किसी अन्य कड़े ब्रश का उपयोग करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। जोड़ को धीरे से साफ करने के लिए अवशेषों की समाप्ति करने में मदद करने के लिए मिश्रण को छिड़कते समय सावधानी बरतें। ठीक है, तो जो भी एसिड है हमारा, उसको क्या करना है, पहले हमको जोड़ पर लगा लेना है। एसिड क्या, जो भी हमारा स्प्रे है उसको क्या करना है, हमको जोड़ पर लगा लेना है। फिर क्या करना है, एक कड़ा ब्रश लेना है और उस ब्रश से क्या करना है, हमको उसको साफ करना है और धीरे धीरे क्या करना है, उसको साफ करना है। यहाँ पे देखो चित्र में दिया गया है, यहाँ पर क्या है, एक हमारा ये ज्वाइंट पूरा बन गया है, इसके आसपास देखो क्या है, हमारा फ्लश पड़ा हुआ है ना। तो फ्लश पड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो एक कड़ा ब्रश है, यहाँ पर कुछ हमने छिड़क दिया है मटेरियल साफ करने वाला, जो IPA हमारा लिक्विड होता है, उससे क्या करना है, इस ब्रश से क्या करना है, उसको हटा देना है। अब बोल रहा है कि जब अवशेषों को समाप्त कर दिया जाता है तो जितना संभव हो उतना भंग अवशेषों को हटाने के लिए जोड़ को एक लिंट फ्री कपड़े से सुखाएं। ठीक है, तो क्या मान लीजिए आपने हटा दिया है, तो जो हमारा फ्लश वगैरह था वो हट गया है, तो अभी क्या करना है, हमको एक कपड़ा लेकर के क्या करना है, उस जोड़ को सुखा देना है, ताकि उसमें कोई चीज लगी ना रह जाए, कोई उसमें चिपचिपा पदार्थ लगा ना रह जाए। आगे सोल्डरिंग करते समय क्या नहीं करना है हमको, है ना, क्या नहीं करना है सोल्डरिंग करते समय। पहला क्या है, खराब टिन वाले सोल्डरिंग टिप का उपयोग नहीं करना है ना। जो हमारी सोल्डरिंग टिप है अगर वो खराब है तो उसका उपयोग नहीं करना है। नम स्पंज पर आयरन बीट को अधिक पोंछकर ठंडा ना करें, है ना। किसी भी नम स्पंज कर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आयरन की बीट को क्या करते हैं, उसको पोंछते रहते हैं, उस तरह से हमको नहीं करना है। आगे सोल्डरिंग आयरन बीट पर सोल्डर को जोड़ तक नेल ना ले जाने दें। हाँ, बोला कि सोल्डरिंग आयरन बिट पर सोल्डर को जोड़ तक ना ले जाने दे, ये सावधानी हमको क्या करनी है, बरतनी चाहिए। अब आगे क्या है हमारा, सोल्डरिंग आयरन की विशेषताएं हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अगला हमारा क्या है, सोल्डरिंग आयरन की विशेषताएं। तो सोल्डरिंग आयरन की विशेषताएं इसमें क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक विशेष सोल्डरिंग आयरन का चुनाव करने से पहले टांका सोल्डरिंग आयरन की कई विशेषताओं की जांच की जानी चाहिए, है ना। तो सोल्डरिंग आयरन का चुनाव करने से पहले क्या सोल्डरिंग करना, कैसा टांका लगाना, उसके हिसाब से कई विशेषताएं होती है सोल्डरिंग आयरन की, उसको हमको जांच कर लेना है। उनमें क्या क्या चीज आता है सोल्डरिंग आयरन में, उनमें उनका आकार आता है, उनकी वाट क्षमता आती है, बिजली खपत करने की क्षमता आती है, तापमान नियंत्रण की वोल्टेज, है ना, और विधि विरोध, स्थैतिक सुरक्षा, उपलब्ध स्टैंड का प्रकार और सामान्य रखरखाव और देखभाल आदि मुद्दे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन का चयन करने से पहले क्या हमको पता होना चाहिए कि वो कितना टेम्परेचर पे काम करेगा, कितना वोल्टेज पे काम करता है, कितना कितना हमारा वाट का पावर कंजप्शन करता है, उसका मेंटेनेंस कैसा करना होता है, उसके लिए स्टैंड क्या चाहिए हमको। ये सारी चीजें हैं जो भी सोल्डरिंग आयरन करने से पहले हमको उसको सिलेक्ट करने से पहले उसको हमको जानना जरूरी होता है ना। पता चला हमने क्या किया, बड़ा वाला सोल्डरिंग आयरन ले लिया, ज्यादा वाट वाला, और स्टैंड हमारे पास उस तरह का है ही नहीं। तो आकार की बात करते हैं उसमें, सोल्डरिंग आयरन के आकारों को एक विस्तृत रेंज हमारी क्या है, उपलब्ध है ना। उसके आकार की विस्तृत रेंज हमारे पास क्या है, उपलब्ध है। स्पष्ट है कि जो छोटे हैं वे अच्छे काम के लिए अधिक उपयुक्त होंगे और जो बड़े हैं वे कम संवेदनशील वस्तुओं के सोल्डर के लिए अधिक उपयुक्त होंगे, है ना। आगे है भौतिक आकार भी आयरन की वाट क्षमता और शक्ति क्षय के समांतर होगा। ठीक है, तो किसी भी सोल्डरिंग आयरन का जो उसका आकार होता है उसके क्या है, हमारे पास विस्तृत रेंज के उपलब्ध होते हैं। लेकिन बोल रहा है कि स्पष्ट है कि जो छोटे हैं वे अच्छे काम के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, है ना। तो जो छोटे वाले हमारे सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो क्या है, वो अधिक उपयुक्त होते हैं, है ना, अच्छे काम के लिए। आगे बोल रहा है कि जो बड़े होते हैं वे कम संवेदनशील वस्तुओं के लिए सोल्डर के लिए अधिक उपयुक्त क्या होंगे, होते हैं। आगे जो हमारा भौतिक आकार होता है वो डिपेंड करता है आयरन की वाट क्षमता पर और उसके पावर कंजप्शन क्षमता पर क्या करता है, वो निर्भर करता है उसका आकार। अगर ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा वाट का पावर खींचेगा या उसका पावर क्या होगा, ज्यादा लेता है। अब क्या है, अब आगे हम लोग देखते हैं उसकी वाट क्षमता, है ना, या शक्ति क्षय, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। बोला कि वाट क्षमता और शक्ति क्षय, इसमें क्या होता है, सोल्डर आयरन शक्ति क्षय या वाट क्षमता को सामान्यतः उद्धत किया जाता है ना। वाट क्षमता विभिन्न हो सकती है। तो जो हमारे अलग अलग सोल्डरिंग आयरन होते हैं उनकी क्या होती है, वाट क्षमता भी क्या होती है, हमारी अलग अलग होती है।
आधारभूत गैर तापमान नियंत्रित आयरन सामान्य कार्य के लिए 40 वाट की क्षमता अच्छी हो सकती है ना। तो जो हमारा गैर टेम्परेचर नियंत्रित आयरन होता है वो सामान्य कार्य के लिए 40 वाट तक का जो आयरन होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। आगे यदि भारी सोल्डरिंग की परिकल्पना की जाती है तो हाँ तो अधिक हो सकती है, यानी कि मान लीजिए अगर भारी सोल्डरिंग करना है तो 40 वाट से भी अधिक उसको लेना पड़ेगा भारी सोल्डरिंग लिए। आगे छोटे पीसीबी पर कार्य करने के लिए है ना 15 से 20 वाट की क्षमता अच्छा मान है ना। यानी कि अगर हमको क्या करना है पीसीबी पर कार्य करना है तो 15 से 20 वाट की जो हमारी क्षमता का जो आयरन होता है वो सबसे क्या होता है महत्वपूर्ण होता है या अच्छा माना जाता है। आगे है तापमान नियंत्रित आयरन के लिए थोड़ा अधिक वाट क्षमता सामान्य है, क्योंकि तापमान नियंत्रित अधिक तेजी से कार्य करता है। यदि कार्य आइटम के माध्यम से ऊष्मा उत्सर्जन क्षतिपूर्ति के लिए अधिक ऊष्मा को और अधिक तेजी से किया जाता है निर्देशित किया जाता है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो हमारे छोटे उपकरण होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम कम वाट का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे बड़े उपकरण होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम बड़े वाट क्षमता का क्या कर सकते हैं सोल्डरिंग आयरन हमारा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कितना वोल्टेज का पावर सप्लाई लेता है, उसके बारे में भी बताया गया है। हाँ वोल्टेज क्या है, वही हमारा कि 12 वोल्ट 12 वोल्ट बोले है ना 230 वोल्ट एसी पर क्या होता है हमारा जो सोल्डरिंग आयरन चलता है मैक्सिमम वाला। लेकिन कुछ जो हमारे सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो हमारा 12 वोल्ट में भी क्या होते हैं संचालित होते हैं, 12 वोल्ट डीसी में भी क्या होते हैं हमारे संचालित होते हैं। तो कुछ होते हैं जो हमारे डीसी में चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एसी से ही चलने वाले होते हैं, जो न्यूनतम वोल्टेज होता है उसको चलाने के लिए। आगे हमारा इसमें होता है, अभी तक हमने पढ़ा था सोल्डरिंग के बारे में, अभी पढ़ेंगे डी सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग टूल्स के बारे में, है ना। तो डी सोल्डरिंग क्या होता है और डी सोल्डरिंग टूल क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले देखते हैं डी सोल्डरिंग क्या होता है और क्यों आवश्यक होता है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित कारणों के कारण कई बार सोल्डर या वायर्ड परिपथ अवयवों और तारों को डिस्कनेक्ट या निकालना आवश्यक हो सकता है। पहला क्या है, अगर मान लीजिए कोई घटक क्या है विफल हो जाता है या खराब हो जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है उस कंपोनेंट को हटाना पड़ता है, इसलिए क्या करी जाती है डिसोल्डरिंग करी जाती है। दूसरा क्या है हमारा गलत घटक इंस्टॉलेशन, मान लीजिए हमने क्या किया गलत तरीके से जो भी हमारे कंपोनेंट है उसका इंस्टॉलेशन कर दिया है तो क्या करना उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिसोल्डरिंग करना पड़ता है। तीसरा है हमारा दोषपूर्ण या दोषपूर्ण सोल्डर कनेक्शन, है ना। तो अगर कोई मान लीजिए कि दोषपूर्ण है या खराब कंपोनेंट था उसको हमने क्या किया कनेक्ट कर दिया तो भी हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिसोल्डरिंग करना पड़ता है। चौथा हमारा टर्म होता है परिपथ संशोधन, है ना। मान लीजिए हमको क्या करना है जो भी हमारा सर्किट बना हुआ उसमें कुछ संशोधन करना है तो भी जो भी कंपोनेंट लगे हुए उनको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिसोल्डरिंग करना पड़ता है। तो मान लीजिए इन स्थिति में क्या हो करना पड़ता है हमको कंपोनेंट को या परिपथ को चेंज करने के लिए हमको डिसोल्डरिंग करना क्या होता है आवश्यक हो जाता है ना। तो ये क्या है आवश्यकताएं हैं कि किस किस रीजन से हमको डिसोल्डरिंग का क्या होता है आवश्यकता पड़ता है। आगे बोल रहा है कि किसी भी सोल्डरिंग पर्पस से घटक या तार को डिस्कनेक्ट करने में दो अलग अलग क्रियाएं शामिल हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है कनेक्शन को हटाना और दूसरा है हमारा कंपोनेंट को हटाना, ठीक है। तो कनेक्शन के हटाने में क्या है इस क्रिया में एक जोड़ से सोल्डर को हटाना शामिल होता है ना। मान लीजिए किसी ज्वाइंट पे हमने दो वायर को ज्वाइंट किया है तो वहां से हम जब क्या करेंगे सोल्डर को हटाएंगे जोड़ से तब हमारा क्या कहलाता है कि कनेक्शन को हटाना। दूसरा है हमारा कंपोनेंट को हटाना, इस क्रिया में कंपोनेंट लेड को जोड़ से हटाना शामिल होता है। मान लीजिए किसी जोड़ पर हमने क्या किया कंपोनेंट को रखा हुआ है या जोड़ा हुआ है तो कंपोनेंट मान लीजिए खराब हो गया तो उसको हटाना क्या बोला जाता है कंपोनेंट को हटाना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको हटाते हैं, है ना। उसके बारे में उसके प्रोसेस को देखते हैं। तो है इसमें कनेक्शन को डिसोल्डरिंग करना, मान लीजिए हमको कनेक्शन को डिसोल्डरिंग करना है तो कैसे करेंगे। बोला कि डिसोल्डरिंग एक सोल्डर ज्वाइंट को गर्म करने मौजूदा सोल्डर को पिघलाने और जोड़ से पिघला हुआ सोल्डर निकालने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो डिसोल्डरिंग क्या है, मान लीजिए कि किसी ज्वाइंट पर क्या लगा हुआ है हमारा सोल्डर लगा हुआ है, उस सोल्डर को क्या करा जाता है जो सोल्डर उसमें लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं पिघलाते हैं, है ना। पिघलाते हैं और जोड़ से जो पिघला हुआ सोल्डर होता है उसको हम लोग को बाहर निकालते हैं उसको। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है हमारा डिसोल्डरिंग कहा जाता है। यानी किसी ज्वाइंट पर मान लीजिए हमारा सोल्डर लगा हुआ है उसको गर्म करा जाएगा जो सोल्डर लगा हुआ है और वो गर्म करने पर पिघल जाएगा और पिघलने के बाद क्या होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं डिसोल्डरिंग बोला जाता है। अब आगे देखते हैं डिसोल्डरिंग में क्या क्या और चीजें बता रहा है ये। बोला है कि डिसोल्डरिंग घटकों और तारों को अनावश्यक क्षति के बिना जोड़ से घटकों तारों को अलग करना या बाहर निकालना आसान बनाता है, ठीक है।
तो डिसोल्डिंग जो होता है, जो डिसोल्डिंग प्रोसेस होता है हमारा, वो किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी तार को अनावश्यक क्षति से बचाते हुए परिपथ से निकालने में हमारी मदद करता है, या बाहर निकालना क्या बनाता है, हमको आसान बनाता है। मान लीजिए कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, उसको ऐसे तो हम खींच नहीं सकते हैं, तो उस डिसोल्डिंग के मेथड से हम लोग उसको क्या आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। आगे सोल्डर को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आपूर्ति सोल्डिंग आयरन द्वारा की जाती है। तो जो सोल्डर को पिघलाना है, उसमें जो भी ऊष्मा हम लोग देते हैं वो सोल्डिंग आयरन से ही क्या करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं। लेकिन जो पिघला हुआ सोल्डर, हाँ, जो पिघला हुआ सोल्डर हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक उपयोग की आवश्यकता होती है ना। तो मान लीजिए कि सोल्डर गर्म करने के लिए, किसी भी ज्वाइंट पर हमको डीसोल्डरिंग करना है, तो सोल्डर को गर्म करने के लिए हमारे पास सोल्डिंग आयरन है, लेकिन उस पिघले हुए सोल्डर को हटाने के लिए हमारे पास दो आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी आवश्यकताएं? पहला हमारा प्लंजर डीसोल्डरिंग टूल या डीसोल्डरिंग पंप होता है, और दूसरा होता है हमारा बिकिंग ब्रेड होता है। ठीक है, ये दो हमारे क्या है, एक बोल लो कि एक इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से हम पिघला हुआ सोल्डर को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो इसमें हम लोग दोनों को बारी बारी से देखेंगे क्या होता है। आगे इसमें थोड़ा सा बोल रहा है कि लेकिन कई स्थितियों में नोच प्लायर या सोल्डिंग आयरन का उपयोग करके डीसोल्डिंग की जाती है ना। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा जो हमारे दो मेथड है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें प्लंजर डीसोल्डिंग टूल, है ना। तो प्लंजर डीसोल्डिंग टूल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारे डीसोल्डिंग यानी जो पिघला हुआ हमारा सोल्डर है उसको निकालने के दो मेथड हैं, पहला दो तरीके हैं दिया, दो इक्विपमेंट है। पहला हमारा डीसोल्डिंग टूल, प्लंजर या डीसोल्डिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, ये चित्र दिख रहा है ना हमारा, इस चित्र में क्या है, हमारा प्लंजर डीसोल्डिंग टूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, प्लंजर डीसोल्डिंग टूल है यहाँ पे, है ना। इस तरह से होता है, जैसा हमारा इंजेक्शन होता है ना, जो इंजेक्शन लगाने के लिए होता है बॉडी में, वैसा ही क्या है, इंजेक्शन जैसा हमारा एक मॉडल होता है, इसको बोला जाता है डीसोल्डिंग पंप बोला जाता है। इसमें क्या ऊपर से एक वो होता है दबाने वाला, इसको हम लोग जब दबाते हैं तो हमारा जो स्प्रिंग के माध्यम से क्या होता है, ये यहाँ पर आकर लॉक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लॉक हो गया। ये यहाँ पर क्या है, इसको लॉक कर देता है। उसके बाद जब इसको दबाते हैं तो ये फिर से वापस जाता है। ठीक है, जब ये फिर से वापस आता है तो यहाँ पर क्या है, एक पिस्टन जैसा लगा हुआ है, जो क्या करेगा, इसको हवा को क्या करता है, अंदर को खींचता है, और हवा के साथ क्या होता है, हमारा ये जो पिघला हुआ सोल्डर होता है वो भी चला जाता है। इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र हम एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक तो ऊपर है, पहला हमारा प्लंजर हेड है, इसको हम लोग दबाते हैं, यहाँ से दबाने का काम होता है। उसके बाद है प्लंजर लॉक बटन, ये जो हमारा ये है, ये प्लंजर को क्या करता है, लॉक कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके अंदर में स्प्रिंग लगी हुई है ना। जब ये यहाँ दबाएगी तो स्प्रिंग खिंचाती है, जब इसको लॉक को हम खोलते हैं तो क्या है, स्प्रिंग पूरा ऊपर चल जाता है अपने वापस पोजीशन पर। और ये बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा प्लंजर है। प्लंजर यानी बेसिकली पिस्टन जैसा ही होता है जो उसमें चलता है उसके अंदर में। आगे ये वाला एरिया क्या है, हमारा कलेक्शन चेंबर है, और ये सामने वाला जो टिप है इसका, उसको बोला जाता है नोजल। तो ये हमारा क्या है, एक प्लंजर है, ये सेम उसके जैसा है जैसा हमारा सिरिंज होता है, जो सुई होता है, जो लगाने वाला होता है बॉडी में। मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए तबीयत खराब होता है कभी, तो इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाते हैं ना, तो वैसा ही सेम होता है। अब इसमें क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं उसको बारे में इसमें बताया गया है। बोला कि प्लंजर टाइप डीसोल्डिंग टूल सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सोल्डिंग और यानी उपयोग किया जाने वाला डीसोल्डिंग टूल है। ये उपकरण वायु चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। जैसे हम मुंह से क्या करते हैं, हवा को खींचते हैं ना, वैसे ही क्या करता है, ये हमारा पिघला हुआ सोल्डर को खींच लेता है, यानी चूषण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे हमारा, जब प्लंजर हेड को पूर्ण रूप से अंदर धकेला जाता है तो प्लंजर बटन की मदद से लॉक हो जाता है, और इसे कॉकिंग टूल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब बोल रहा है कि जो प्लंजर हेड है ये हमारा, इसको जब हम क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अंदर ढकेलते हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारा लॉक बटन होता है, इसके जरिए क्या होता है, ये प्लंजर का हेड हमारा पूरा लॉक हो जाता है ना। आगे है, बोला कि इस स्थिति में डीसोल्डिंग टूल के नोजल के ज्वाइंट को डीसोल्डिंग करने के लिए लगभग स्पर्श करते हुए रखा जाता है ना। तो हाँ, इस स्थिति में क्या करना है हमको, जो हमारा डीसोल्डिंग टूल का नोजल है उसको क्या करना है, जहां पर पिघला हुआ सोल्डर है उसके पास में हम लोग क्या करते हैं, उसको रखते हैं। यदि जोड़ को गर्म किया जाता है तो जोड़ पर सोल्डर पिघल जाता है। यदि डीसोल्डिंग, हाँ, तो जब हमने क्या किया, जोड़ को गर्म किया तो सोल्डर हमारा जो है वो पिघल गया। अब इसको क्या है, ऑन करके स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा जोड़ होता है उसके पास में इसके नोजल को रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बटन होता है हमारा,
जो प्लंजर बटन होता है उसको हम लोग रिलीज करते हैं, है ना। जैसे ही उसको रिलीज करा जाता है तो इसके जो हमारा इसके अंदर में जो स्प्रिंग का तनाव रहता है वो मुक्त हो जाता है और प्लंजर को झटके के साथ ऊपर ले जाता है। आगे बोल रहा है कि यह वायु चूसण को नोजल के माध्यम से होता है। चूंकि नोजल अब पिघले हुए शोल्डर के संपर्क में है और पिघले हुए शोल्डर का चूसण भी नोजल के माध्यम से होता है और संग्रह कक्ष में क्या होता है, पूरा एकत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डिसोल्डिंग हमारा मटेरियल है, जो पिघला हुआ शोल्डर होता है, उसको प्लंजर टूल के माध्यम से क्या करा जाता है, उसको सोख लिया जाता है। ठीक है, अगला दूसरा है हमारा बिकिंग ब्रेड। बिकिंग ब्रेड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। बिकिंग ब्रेड कुछ नहीं होता, एक पट्टी जैसी संरचना होती है। जैसे हमने कभी देखा होगा लालटेन जो होती थी ना, उसमें हम लोग एक बत्ती लगाते थे। ठीक है, तो बत्ती क्या करता था, मिट्टी के तेल में जब उसको डुबाते थे तो मिट्टी का तेल क्या होता था, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता था। बस उसी सेम मेथड पर क्या होता है, ये हमारा बिकिंग ब्रेड काम करता है। ठीक है, बिकिंग ब्रेड कुछ नहीं होता, एक ऐसी पट्टी होती है जो जालीनुमा होती है ना। इस तरह से क्या होती है, उसमें जाली बनी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब इसको हम पिघले हुए शोल्डर के पास में लगाते हैं तो शोल्डर जब गर्म होता है, जब पिघला हुआ होता है, तो शोल्डर क्या होता है, इसके ऊपर ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, चढ़ने लगता है। ठीक है, जो पिघला हुआ शोल्डर होता है क्या होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ने लगता है और जो जोड़ होता है वहां से शोल्डर खत्म हो जाता है, वो चढ़कर कहाँ जाता है, इस बिकिंग ब्रेड पर आ जाता है। फिर अब इसमें क्या शोल्डर लगा हुआ, तो इस भाग को हम काट देते हैं, तो फिर हमारा इधर का भाग क्या होता है, सेफ बचा रहता है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर काम करता है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा बिकिंग ब्रेड। ठीक है, तो चित्र में दिखाया गया ये हमारा बिकिंग ब्रेड है। ठीक है, एक जालीदार संरचना वाली पट्टी होती है, जैसा कि हमारा मिट्टी जब हम लोग लालटेन में लगाते थे ना, वैसी बत्ती जैसा ही इसका संरचना होता है ना। आगे है बिकिंग ब्रेड, एक और सरल डिसोल्डिंग सामग्री है, यह तांबे से बना होता है ना। और फ्लस्क में क्या होता है, भिगोया जाता है। ठीक है, ये तांबे से बना होता है, हल्का होता है और मुड़ जाता है। तांबा ऐसा नहीं कड़क वाला, एकदम मुलायम वाला रहता है तांबा। और इसको क्या करते हैं हम लोग, फ्लस्क में भिगाकर रखा जाता है। आगे ब्रेड और कुछ नहीं है बल्कि तांबे की पतली धागों से बना हुआ एक टेप, जो जाली बनाने के लिए बुना होता है। ठीक है, तो जो हमारे कॉपर होते हैं, जो तांबा होता है, उसका पतला पतला एक वायर होता है और जाली नुमा क्या करा जाता है, इसको बुना जाता है। आगे बोल रहा है कि बेकिंग ब्रेड गर्म सोल्डर की उष्मा स्रोत की ओर बहने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो बेकिंग ब्रेड है हमारा, वो गर्म सोल्डर की उष्मा स्रोत की ओर बहने की प्रवृत्ति पर क्या करता है, हमारा निर्भर करता है। आगे बोल रहा है कि जब एक सोल्डर को एक बेकिंग टेप के माध्यम से उष्मा दी जाती है, बोला कि जब एक सोल्डर ज्वाइंट को एक बेकिंग टेप के माध्यम से क्या उष्मा दी जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना, चित्र भी देखेंगे हम लोग, तो पिघला हुआ सोल्डर क्या होता है, बेकिंग ब्रेड में खींचा जाता है और इस प्रकार जोड़ अब सोल्डर से मुक्त है और अवयव को आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो अभी क्या करना, मान लीजिए हमारे पास बेकिंग ब्रेड है और जोड़ को हटाना है, जोड़ से सोल्डर को हटाना है, तो क्या करेंगे, हम जोड़ के पास में बेकिंग ब्रेड को ऐसे रखेंगे और अपने सोल्डर आयरन से इस बेकिंग ब्रेड के किनारे को क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करके, यहाँ से जैसे गर्म होता है और जोड़ पर हमारा जाता है हीटिंग, तो जो भी हमारा पिघला हुआ सोल्डर होता है वो हीट की तरफ क्या करता है, बढ़ा हुआ चला आता है और बेकिंग ब्रेड के ऊपर क्या होता है, पूरा सोल्डर हमारा चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कि सोल्डर को हटाने के लिए बेकिंग ब्रेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे है बेकिंग ब्रेड की फ्लस्क सामग्री एक ब्रेड से दूसरे ब्रेड में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। तो जो ये बेकिंग ब्रेड होता है, ये अलग अलग फ्लस्क मटेरियल से भी बनाया जाता है, जो अलग अलग क्वालिटी का होता है। सामान्यतः ब्रेड में फ्लस्क का स्तर जितना अधिक होगा, जोड़ से सोल्डर चूसण में यह उतना ही अधिक कुशल होगा। ठीक है, तो जो हमारे ब्रेड होते हैं, इसमें क्या है, फ्लस्क की मात्रा और फ्लस्क का क्वालिटी अलग अलग होता है। अगर इसमें फ्लस्क हमारा अच्छे से होगा तो ये इसकी जो चूसण क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। जैसे प्लंजर वाला हमारा क्या करता था, वो पिघले हुए सोल्डर को चूस लेता था, वैसे ये बेकिंग ब्रेड है हमारा, ये भी क्या करता है, पिघले हुए सोल्डर को अपने अंदर चूस लेता है। जैसे हमारा लालटेन की जो बत्ती होती है वो मिट्टी के तेल को ऊपर खींच लेती है, उसी हिसाब से ये भी खींच लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम ये करता है। आगे बेकिंग ब्रेड छोटे हाथ से पकड़े जाने वाले रोल में उपलब्ध होते हैं और ये 0.8 से 6 mm चौड़े आकार में आपूर्ति की जाती है, ताकि जोड़ को डिसोल्डर करने के लिए बेकिंग ब्रेड की सही चौड़ाई का चयन किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से यानी पर्याप्त चौड़ाई में भी रहता है और हाथ में पकड़ में आ सकता है आसानी से, इस तरह का इसका डिजाइन किया जाता है। आगे बोल रहा है हमारा बेकिंग ब्रेड का उपयोग करके डिसोल्डिंग
का उपयोग आमतौर पर मुद्रित परिपथ बोर्ड यानी पीसीबी पर सोल्डर किए गए लघु अवयव को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो बेकिंग ब्रेड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मान लीजिए पीसीबी पर छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनको हटाने के लिए इस मेथड का या इस चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको बेकिंग ब्रेड बोला जाता है। ठीक है, तो ये एकदम आसान मेथड है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने सोल्डर को या सोल्डर क्या, हाँ, अपने सोल्डर या कंपोनेंट को हटा सकते हैं। अगला है हमारा सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग स्टेशन। ठीक है, तो सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग स्टेशन हमारा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। डिजाइन द्वारा सुरक्षित ईएसडी के साथ एक विशिष्ट प्रतिस्पर्धी सोल्डरिंग स्टेशन में हॉट एयर स्टेशन सोल्डरिंग एलईडी डबल डिजिटल डिस्प्ले शामिल होगा, है ना। इस तरह के स्टेशन सेंसर के पीआईडी नियंत्रित क्लोज लूप के साथ आते हैं। आगे बोला है कि डीसोल्डर स्टेशन तेजी से हीटिंग सटीक और स्थिर तापमान दे सकता है, जो सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग सतह के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो मेन बात इसमें क्या है, बहुत सारे इसमें पीआईडी कंट्रोलर सर्किट होते हैं हमारे, और इसमें क्या है एलईडी वगैरह लगा होता है डबल डिजिटल का, है ना, डबल डिजिट के डिस्प्ले का एलईडी लगा होता है, जिसमें क्या वो टेम्परेचर को हमारा दिखाता रहता है नंबर्स के फॉर्मेट में। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या है, जो हमारा डिसोल्डरिंग स्टेशन होता है वो तेजी से और सटीक स्थिरता के साथ क्या करता है, तापमान को देता है, जिससे हम किसी भी कंपोनेंट का सोल्डरिंग कर सकते हैं और डिसोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे एक चित्र दिया है हमारा किसका, सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग स्टेशन का, छोटा सा एक होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि कोई भी चीज है, मान लीजिए उसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो जैसे बहुत सारी चीजें हमारे, है ना, आरसी पैकेज वगैरह, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, उससे जोड़ते और हटाते हैं। आगे हॉट एयर स्टेशन को कुशल शीतलन प्रणाली लंबे जीवन के लिए आयातित हीटिंग तार को होल्ड करती है ना। सामान्यतः हल्के पोर्टेबल हैंडल होते हैं और लंबे समय तक हाथ से एसएमडी घटक को माउंट करने के लिए और फिर से कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा क्या होता है, हमारा जो ये सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग स्टेशन होता है, इसके अंदर में क्या होता है, हीटिंग कॉइल लगी होती है, उस हीटिंग कॉइल से क्या होता है, हमारा गर्म एयर निकलता है इसके माध्यम से। ठीक है, और जो ये हमारे सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग स्टेशन होते हैं, ये क्या है, हल्के होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर हाथ से ले जा सकते हैं। ठीक है, और इनसे सोल्डरिंग करना बहुत आसान होता है, हल्के होते हैं, हाथ से भी हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, हाथ से पकड़कर सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग स्टेशन होते हैं, इसका पहले तो हम चित्र देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, इसका हम लोग कुछ विशिष्ट निर्देश हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग स्टेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, ये एक बॉक्स जैसा होता है, इसमें क्या टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, और कि कितना टेम्परेचर हम, ये कितना वोल्टेज हमको देना है। यहाँ पर क्या, ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, और ये क्या है हमारा एयर ब्लोअर है, ये क्या करता है, गर्म हवा देता है किसी भी कंपोनेंट या किसी भी जोड़ पर देने के लिए, ताकि हमारा जो ज्वाइंट है वो पिघलाया जा सके, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा डिसोल्डरिंग स्टेशन होता है। अब इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, इसके कुछ विशिष्ट विनिर्देश हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग स्टेशन के विशिष्ट विनिर्देश क्या क्या है। पहला है हमारा हॉट सोल्डरिंग स्टेशन। हॉट सोल्डरिंग स्टेशन में जो हमारा एयर फ्लो होगा वो कितना होगा, हमारा 0.16 से लेकर 1.2 न्यूटन मीटर पर आवर होगा। आगे जो हमारा जो पंप होगा उसकी खपत क्या होगी, 65 वाट की पावर क्या करेगा, वो हमारा पंप लेता है। और जो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, हमारा टेम्परेचर 150 से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, आगे हमारा इसमें क्या है, इसका जो रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट से 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी पर काम करता है हमारा, जो हमारा क्या होता है, सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग पंप होता है। अब क्या बोला है कि जो हमारा ये शक्ति व्यय कितना लेता है, पावर कंजम्पशन लेता है, ये 270 वाट का पावर कंजम्पशन लेता है। और जो वायु पंप होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन झिल्लीदार होता है, ताकि हवा क्या है वो पंप के माध्यम से क्या होती है, हमारी बाहर निकल कर आती है। ये हमारा सोल्डरिंग पंप का डिपार्टमेंट हो गया, है ना, हाँ, हॉट सोल्डरिंग स्टेशन का डिपार्टमेंट हो गया। अब क्या हमारे जो सोल्डरिंग उपकरण है वो कितना कितना पावर खत्म लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है। बिजली की खपत करता है हमारा 60 वाट, जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है, सोल्डर उपकरण होता है। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 24 वोल्ट एसी होता है। टेम्परेचर कंट्रोल कितना होता है, ये 200 से लेकर 480 के डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या करता है, ये पावर को, टेम्परेचर का नियंत्रण करता है। उसके बाद ग्राउंड प्रतिरोध क्या होता है, इसका 20 ओम होता है। उसके बाद जो हीटर होता है वो कैसा होता है, इसका सिरेमिक ताप तत्व का क्या होता है, हमारा हीटर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिसोल्डरिंग पंप है। डिसोल्डरिंग पंप में डिसोल्डरिंग स्टेशन है, इसमें हॉट एयर वाला भी है और उसके बाद हमारा सोल्डरिंग आयरन वाला भी है इसमें।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये सोल्डिंग और डिसोल्डिंग वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया है। ठीक है, अगला पार्ट हमारा इसी में होगा, इसी मॉड्यूल में है, सोल्डिंग और डिसोल्डिंग और स्विचेस में ही है। तो स्विचेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे कि स्विच किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हमारे स्विच होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देते रहिएगा, है ना। समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं क्या चीज नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आगे ऐसे ही आप लोग लगातार इसको देखते रहिएगा, आपके लिए अच्छा, यहाँ से बाहर कहीं पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एमसीक्यू भी करेंगे जो भी एग्जाम रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।